हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे एब्नॉर्मल मोलर मास। तो एब्नॉर्मल मोलर मास के अंदर मैंने आपको बताया था कि एब्नॉर्मल मोलर मास क्यों ऑब्टेन होता है हमें। मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। होता क्या है कि जब भी आप सॉल्यूशन के अंदर जब किसी सॉल्यूट को डालते हो तो अगर वो इलेक्ट्रोलाइट नेचर का है तो वो अंदर जाके डिसोसिएट हो जाता है आयंस के अंदर। जैसे कि अगर आपने 100 पार्टिकल्स लिए अंदर जाके होंगे 200 या फिर 300 या फिर 500, तो क्या होगा, पार्टिकल्स किस नंबर्स बढ़ेंगे तो पार्टिकल्स के नंबर बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे आपको ऑब्नॉर्मल मोलर मास जो है वो ऑब्टेन होगा। तो इसको सही करने के लिए एब्नॉर्मल मोलर मास जो है उसके लिए फिर एक फैक्टर आया था जिसका नाम है वान हॉफ फैक्टर। वान हॉफ फैक्टर, इसको आयोटा स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो बहुत अच्छे से समझना इस वान हॉफ फैक्टर को कि इसमें ये क्या कहना चाह रहा था। तो पहली चीज ये है कि जब भी आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉर्मूलेस के साथ चेक करते हैं तो उससे हमें ये पता नहीं होता कि उसका एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है। बट जब भी आपको इलेक्ट्रोलाइट गिवन है तो ये पक्की बात है कि सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद उसका डिसोसिएशन होगा। अब जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे। तो हम एक्चुअल करेक्ट आंसर कैसे निकालें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के उन सभी फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम आई से, वन हाफ फैक्टर से। और वन हाफ फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल मोलर मास जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब जैसे कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अगर आप इसको आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका करेक्ट जो आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन जो भी वैल्यू होनी चाहिए थी वो आप बना के दे देगा। उसी तरह से अगर आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, इन सभी फॉर्मूलों को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वन टॉप फैक्टर से। ठीक है। अब मुद्दा आता है कि वन टॉप फैक्टर की वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करें, इस आई की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें। तो वन टॉप फैक्टर जो है आपका वो क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होती है उसको हम थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, इससे हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका जो है आई निकालने का वो ये है, जो आप मेनली याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट टोटल नंबर ऑफ particles, total number of particles after dissociation oblique association divided by total number of particles before dissociation or association, before dissociation or association। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आई, वन हाफ फैक्टर। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि क्या है कि जब 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा ना तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जब परसेंटेज में दिया होगा तब कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपके सामने विद न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं। इसलिए इस वीडियो में बने रहना। तो आपको ये वन टॉप फैक्टर जो है उसका यूज कैसे करते हैं, उससे कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, जैसे कि NaCl की बात करता हूं मैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं NaCl की। अभी हम इतना मान लेते हैं दैट डिसोसिएशन जो हो रहा है तो कितना हो रहा है आपका 100%। अभी 100% मान के चलेंगे अपन कि मान लो NaCl जो है वो आप जब वाटर में उसको डाल रहे हो तो उसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है। 100% डिसोसिएशन हो जाता है मतलब अगर आपने 1 ग्राम लिया है तो पूरा के पूरा 1 ग्राम जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो उसको बोल रहे हैं अपन 100% डिसोसिएशन। तो इधर समझना, जैसे NaCl आप लोगे तो NaCl वाटर में जाकर Na+ और Cl- इन दो आयंस के अंदर टूट जाएगा। मतलब NaCl will convert into Na+ and Cl-। ठीक है। इनिशियली आपने इसके कितने मोल लिए थे, मान लो 1 मोल। स्टार्ट में आपने इसके NaCl के
कितने मोल लिए 1 मोल, तब इनके मोल्स कितने हैं 0 और 0, मतलब अभी अपन ने NaCl को बाहर लिया है, इसको अभी अपन ने वाटर में डाला नहीं है। इनिशियली मान लो आपने इसका 1 मोल लिया था, तब Na प्लस और Cl माइनस कितने हैं 0 0। अब क्या करते हैं, जैसे आपने इसको वाटर के अंदर डाल दिया तो मान लो NaCl के अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, मतलब 1 में से अल्फा मोल जो था उसका क्या हो चुका है डिसोसिएशन। तो जैसे 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो Na कितने बनेंगे अल्फा, और Cl माइनस भी कितने बनेंगे अल्फा, क्योंकि 1 मोल NaCl से 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस बनता है। अगर 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया तो Na प्लस भी कितना बनेगा अल्फा, और Cl माइनस भी कितना बनेगा अल्फा। ठीक है, तो इससे अपन I कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स बच रहे हैं यहाँ पर, तो देखो सॉल्यूशन के अंदर एक तो 1 माइनस अल्फा बचा, एक ये अल्फा और एक ये अल्फा, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन अपन ने कितने पार्टिकल लिया था 1, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 से। ठीक है, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो I इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस अल्फा बाय 1, 1 ले लेके चलेगा, तो ये मेरे को मिल गई I की वैल्यू, I की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस अल्फा, एंड अल्फा क्या है, अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नॉट तो लेना जिसको पता नहीं हो, बाकी आपने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर बिल्कुल अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ा होगा, और आप जानते होंगे कि जब 100% डिसोसिएशन होता है, जब डिसोसिएशन कितना है 100%, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर डिसोसिएशन 90% है तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे 0.9, अगर डिसोसिएशन 46% है तो अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे 0.46, उस तरह से अल्फा की वैल्यू को रखा जाता है। तो मैं क्या कह रहा था कि मान लो NaCl जो है उसका डिसोसिएशन कितना हो रहा है 100%, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो जैसे अल्फा इज इक्वल टू 1 रखोगे आप तो I की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, मतलब 1 टू फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि दो आयंस पे टूट रहा था 100% डिसोसिएट हो रहा था, तो I की वैल्यू 2 आ गई, तो इस फार्मूले के अंदर यहां पर 2 रख के मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको जो मॉलिक्यूलर वेट जो बिना इस फार्मूले से आपको आधा मिलता, उसकी जगह वापस जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए था वो आपका ऑटोमेटिक यहां पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जितना डिसोसिएशन हो रहा है उससे हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उस I की वैल्यू को यहां रख के फार्मूले में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर मॉलिक्यूलर मास का होना चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो यही है सारा अमाउंट ऑफ फैक्टर के बारे में। मैं एक दो एग्जांपल और इस तरह के लेता हूं आपके सामने, और फिर अपन डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल, ठीक है, तो ध्यान रखना इधर। जैसे कि अपन एक काम करते हैं, इस बार मैं लेता हूं कैल्शियम क्लोराइड। देखो जैसे कि आपको कौन सा कंपाउंड दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक तो कैल्शियम 2+ आयन और साथ में 2 क्लोरीन आयन मिलेंगे, तो ये CaCl तो जब डिसोसिएट होगा तो एक तो कैल्शियम आयन मिलेगा आपको और क्लोरीन कितने मिलेंगे 2। इनिशियली मान लो अपन ने इसके कितने मोल लिए थे 1 मोल, जब स्टार्ट में इसके 1 मोल लिए हैं तब इसके मोल कितने हैं 0 और इसके मोल कितने हैं 0। जैसे ही सॉल्यूशन में जाएगा तो मान लो इसमें से अल्फा मोल क्या हो गए डिसोसिएट, जैसे 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए तो कैल्शियम के कितने मोल बनेंगे अल्फा, और क्लोरीन के कितने बनेंगे 2 अल्फा, क्योंकि इसके एक मोल से क्लोरीन कितने निकल रहे हैं 2, तो अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ तो कैल्शियम के कितना बनेगा अल्फा और क्लोरीन कितने बनेंगे 2 अल्फा, वही I का फार्मूला निकालते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हो रहे हैं, ये रहे आपके सामने 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1, बिफोर डिसोसिएशन कितना था 1, ये प्लस माइनस अल्फा गया आपका, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 2 अल्फा, मिल गया आपको। अब जितना परसेंट डिसोसिएशन बोला हुआ है, जैसे 90% बोला है, यहाँ 0.2 ना इधर 0.9 रख देना, मल्टीप्लाई करके और आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो रहा है 100%, इफ 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या रखेंगे अपन 1, जैसे अल्फा इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 2 ही हो जाएगा आपका, तो I इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 3, 1 + 2 = 3, यस और नो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये I से कैसे यूज करते हैं तो समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पर, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपन ताकि आपका पूरा कांसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए।
ठीक है, मैंने जैसे बताया अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करते हुए लिख सकते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वन ड्रॉप फैक्टर को यूज करते हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। और यही क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। 0.1 मोलर solution of K4FeCN6 is 46% ionized at 27 degree centigrade. Calculate the osmotic pressure of solution. Calculate the osmotic pressure of solution. जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन, आपको सॉल्यूट कौन सा है वो भी दे रखा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो जैसे आप सॉल्यूशन करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको फार्मूला पता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सीआरटी, लास्ट वीडियो में पढ़ा है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर उसने एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया 46% आयोनाइज, मतलब आयोनाइजेशन कितना हो रहा है 46%, और 46% आयोनाइजेशन का मतलब आपको यहाँ पर किसको इंक्लूड करना है, वन ड्रॉप फैक्टर को। तो जैसे आप वन ड्रॉप फैक्टर को यहाँ इंक्लूड करोगे तो आपको आई की वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि आपके पास कंसंट्रेशन तो दे रखा है, कितना दे रखा है 0.1 m, आर की वैल्यू वो भी आपको गिवन होगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और टेंपरेचर कितना दे रखा है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। रही बात क्या, आई, हमको क्या कैलकुलेट करना है, आई। आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं। आपको क्या दे रखा है यहाँ पर K4FeCN6, तो मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ। अभी जब देखना मैं इसको साफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन मेरी तरह से आपने देख लिया होगा। ठीक है, इधर देखो आपको क्या गिवन है K4FeCN6, K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6 का जब आयोडाइजेशन होगा तो आपको चार तो पोटेशियम आयन मिलेंगे। ठीक है, और एक क्या मिलेगा FeCN6-4, मतलब आपको ये दो टाइप के आयन मिलेंगे, एक तो चार तो पोटेशियम आयन मिलेंगे और एक आयन ये मिलेगा। इनिशियली इसका 1 मोल था, इसके कितने थे 0 0, जैसे ही इसमें से अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये कितना बनेगा 4 अल्फा, चार पोटेशियम बन रहे हैं ना एक से, तो यहाँ पे अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ तो यहाँ बनेगा 4 अल्फा और यहाँ क्या बनेगा अल्फा। तो आई कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, आई कैलकुलेट करते हैं आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, इधर देखो 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1, ये अल्फा अल्फा गया तो आई इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 4 अल्फा। अब कितना आयोनाइजेशन बोला था आपको 46%, तो 46% मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 0.46। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो, i इज इक्वल टू 1 प्लस 4 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 0.46 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें एक ऐड कर देना तो आपको क्या मिल जाएगी i की वैल्यू। ठीक है, ये i की वैल्यू जो आएगी वो आपकी अराउंड 2 पॉइंट समथिंग आएगी 2.84, आई की वैल्यू आपको मिलेगी 2.84। इस 2.84 की वैल्यू को यहाँ पुट करना, तो y इज इक्वल टू जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो ये 2.84 तो i की वैल्यू हो गई, c आपको गिवन है 0.1 मोलर, r की वैल्यू 0.0821 और टेंपरेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन। तो इसको जब आप फाइनल सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 6.98 एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन के अंदर ये आयोनाइजेशन वर्ड वगैरह यूज नहीं किया हुआ है तो आप 100% आयोनाइजेशन मानकर इसको कर सकते हैं। और जैसे इसने आयोनाइजेशन दे दिया आपको कि इतना परसेंट आयोनाइजेशन हो रहा है तो आपको बिल्कुल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके पहले आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जब आप आई की वैल्यू निकाल लोगे उसके बाद आपको जो भी फॉर्मूला है उसको आई से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये पूरी एप्लीकेशन थी कि वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसका न्यूमेरिकल में यूज कैसे करते हैं ताकि हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमें करेक्ट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ अपना ये जो पहला चैप्टर हमने शुरू किया था सॉल्यूशन वो यहाँ पर खत्म होता है। आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं बिल्कुल उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए चैप्टर के साथ अपन फिर मिलेंगे।